हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये दो वर्ड से बना होता है। क्रोमो जिसका मतलब होता है कलर्ड और सोमा जिसका अर्थ है बॉडी। तो अगर हम क्रोमोसोम के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी। क्रोमोसोम्स थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जब क्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड होते हैं तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम क्रोमेटिन के हाईली कंडेंस्ड होने से बनते हैं, और चूंकि क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करते हैं। आइए अब हम क्रोमेटिन के बारे में जानते हैं। टर्म क्रोमेटिन दिया था फ्लेमिंग ने। तो ये इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग और थ्रेड जैसे फाइन फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और डीएनए की वजह से हम कहते हैं कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं। पहला है यूक्रोमेटिन, ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, मतलब जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो ये बहुत लाइटली स्टेन्ड होते हैं। इसका कारण ये है कि ये डिफ्यूज रीजन होते हैं क्योंकि इसमें डीएनए लूजली पैक्ड होता है। इसी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली या जेनेटिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब इसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन, ये डार्कली स्टेन्ड होते हैं। जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो ये हेविली स्टेन्ड होते हैं। ये कंडेंस्ड रीजन होते हैं क्योंकि डीएनए इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। इसमें जो जीन्स होते हैं वे एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन भी दो तरह के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव, ये सभी सेल्स में थ्रू आउट सेल साइकिल या डेवलपमेंट के समय प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये परमानेंटली कंडेंस्ड होते हैं। सेकेंड है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ये कुछ सेल्स में कुछ स्टेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल साइकिल या डेवलपमेंट के कुछ स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं तो कुछ स्टेज में ये एब्सेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ पॉइंट पे जीन एक्सप्रेस्ड होते हैं या जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो कुछ पॉइंट पे इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है, मतलब ये टेम्पररली कंडेंस्ड होते हैं। परमानेंटली कंडेंस्ड नहीं होते हैं, बल्कि ये टेम्पररली कंडेंस्ड होते हैं। फीमेल सेल्स के बार बॉडी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन के एग्जाम्पल हैं। तो ये है सेल इंटरफेज के समय। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन एम्बेडेड है जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। यहाँ पे हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि आपस में सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। आइए हम इसके रोल ऑफ फंक्शन को देखते हैं। क्रोमोसोम के कुछ वाइटल रोल होते हैं: सेल डिवीजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर और रीजेनरेशन में। क्रोमोसोम एंश्योर करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएटली हो सेल डिवीजन के समय। इसी वजह से सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमने देखा कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए कैरी करता है। और डीएनए क्या है? ये बेसिक जेनेटिक मटेरियल है। जब डीएनए क्रोमोसोम में पैक्ड होता है तो ये किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्टेड होता है। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स के काइनेटोकोर से अटैच्ड होके सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम क्रोमोसोम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। टर्म क्रोमोसोम दिया था वॉल्डेयर ने 1889 में। टर्म क्रोमेटिन
फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। सुटन एंड बॉवरी ने 1902 में ये प्रूव किया कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम जीन्स के फिजिकल कैरियर होते हैं। क्रोमोसोम को सबसे अच्छे से मेटाफेज स्टेज में स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड होते हैं। किसी भी स्पीशीज के सभी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड सेल है। n का मतलब है हैप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स हैप्लॉयड सेल होते हैं। n को हम जेनोम या हैप्लॉयड क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब जेनोम क्या है? ये क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट होता है जो किसी एक पेरेंट से एक यूनिट के फॉर्म में इनहेरिट होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो हर गैमेट के द्वारा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिट होता है और उनके फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें डिप्लॉयड नंबर रीस्टोर होता है। सोमैटिक सेल में हर तरह के क्रोमोसोम पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। गैमेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हर क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट होता है, मतलब ये पेयर में नहीं होते हैं, लेकिन हर तरह के क्रोमोसोम एक एक प्रेजेंट होते हैं। इसलिए गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड सेल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम रीस्टोर होता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 2n क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि हर तरह के क्रोमोसोम पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेल के सभी क्रोमोसोम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी को हम कैरियोटाइप कहते हैं और कैरियोटाइप हर स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेसिफिक होता है। आइए हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं, जो कि मेटाफेज के समय अपीयर होता है, क्योंकि मेटाफेज के समय क्रोमोसोम सबसे अधिक कंडेंस्ड होता है, इसलिए इसका स्टडी आसान होता है। तो पहला है पेलिकल। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी थिन प्रोटीनेशियस कवरिंग को पेलिकल कहते हैं। दूसरा है मैट्रिक्स। क्रोमोसोम के लिक्विड नॉन जेनेटिक एक्रोमैटिक ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन्स होते हैं। थर्ड है क्रोमोनिमा। सिंगुलर हो गया क्रोमोनिमाटा। ये हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिड के लेंथ के अलोंग या थ्रू आउट लेंथ प्रेजेंट होते हैं। ये जेनेटिकल है क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। अगर हम क्रोमोनिमाटा के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें डीएनए का सिंगल लॉन्ग थ्रेड और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोनिमा में या क्रोमोनिमाटा में बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, जिसमें जीन्स लोकेटेड होते हैं। फोर्थ है क्रोमेटिड। क्रोमोसोम में दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्रोमेटिड्स विजिबल होते हैं मेटाफेज में और ये आपस में सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होते हैं। एनाफेज के समय दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिर है सेंट्रोमियर, जिन्हें हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम के बाकी पार्ट से नैरो होते हैं और ये दो क्रोमेटिड्स, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, उसे लिंक करते हैं, या दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से लिंक्ड होते हैं। ये क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म कहते हैं और लॉन्गर आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर को हम डायग्राम से समझते हैं। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। आउटर कवरिंग को हम पेलिकल कहते हैं, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स कहते हैं और थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम के एंटायर लेंथ में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्रोमोनिमाटा कहते हैं।
क्रोमोनेमाटा में जो बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं, जिनमें जीन्स लोकेटेड होते हैं। और क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, जो कि बाकी क्रोमोसोम से नैरो होते हैं, उन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेटाफेज में। इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि आपस में सेंट्रोमियर पे लिंक्ड होते हैं। ये है शॉर्ट आर्म, ये है लॉन्ग आर्म। और क्रोमोसोम के टर्मिनल रीजन को हम टेलोमियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है काइनेटोकोर। ये प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन के समय एक्चुअल साइट होते हैं स्पिंडल्स फाइबर के अटैचमेंट के लिए। और जब स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होती है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में सेल डिवीजन टॉपिक में चर्चा की है। इसे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी कुछ नैरोअर रीजन होते हैं जिन्हें कि हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये कुछ मेटाफेज क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। वैसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिनमें कि न्यूक्लियोली के फॉर्मेशन के लिए जीन्स होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, शॉर्ट में NOR। और ये न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मार्कर की तरह सर्व करते हैं क्योंकि इनका पोजीशन फिक्स्ड होता है। अब 8 है सैटेलाइट। क्रोमोसोम के वे पार्ट जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा सेपरेटेड होते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। और वैसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उन्हें हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सैट का फुल फॉर्म है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको। और सैट क्रोमोसोम जिनमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है उन्हें हम न्यूक्लियोलर सैट क्रोमोसोम कहते हैं। 9th है टेलोमियर। ये क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट होते हैं, ये पोलर होते हैं जिसकी वजह से ये क्रोमोसोमल सेगमेंट्स के फ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं। टेलोमियर गुआनिन रिच होते हैं और टेलोमरेज एंजाइम इन टेलोमियर को मेंटेन करते हैं। टेलोमियर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। आइए हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं। ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और दोनों तरफ जो प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर है उन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स के एक्चुअल साइट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। मतलब स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी कुछ नैरोअर रीजन होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर हम इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को देखें तो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में जीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोली के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन्हें हम NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये है न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम के वे पार्ट जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से सेपरेटेड होते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। और इस तरह के क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।